ताशी दलैक। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल एज एक्सप्लोर्स में और हमारे मैन पार्ट एक्सक्लूसिव व्लॉग के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां हम मना रहे हैं परम पावन श्री दलाई लामा का हैप्पी वाला बर्थडे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन है दलाई लामा, क्यों खास होते हैं दलाई लामा, कैसे होता है इनका सिलेक्शन और क्यों अन्य बाकी धर्म गुरुओं से काफी अलग हैं ये। और साथ ही देखेंगे शाम को होने वाले बच्चों की परफॉर्मेंस और साथ ही रिव्यू करेंगे तिब्बती लंच का। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है हमारे इस एपिसोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा का चुनाव या चयन नहीं होता, बल्कि उनका पुनर्जन्म होता है और उन्हें खोजा जाता है। दलाई लामा अपने प्राणों को त्यागने के पहले और बाद में अपने पुनर्जन्म के बारे में बहुत से संकेत देकर जाते हैं। उनके जाने के पश्चात उनके द्वारा दिए हुए और उच्च लामाओं को सपनों में मिले संकेतों के आधार पर नए दलाई लामा की खोज शुरू होती है। संकेतों के आधार पर उन स्थानों पर जन्मे हुए बच्चों की सूची बनाई जाती है जो श्री दलाई लामा के जाने के 9 महीने के बाद जन्मे हों। फिर उन्हें दलाई लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं को दिखाया जाता है और उन वस्तुओं को पहचान जाने वाले बच्चे या बच्चों को चुनकर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतनी आसानी से ये सब नहीं होता, बल्कि कई बार एक से अधिक बच्चे होते हैं जिनको संकेतों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको एक ही तरह की दिखने वाले बहुत से वस्तुओं के बीच दलाई लामा की वस्तु को पहचानना होता है। इसके बाद उन बच्चों को लामा बनने के लिए कई कठिन मानसिक व शारीरिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सारे संकेतों और परीक्षाओं के आधार पर जब ये सिद्ध हो जाता है कि यही असली दलाई लामा है, उसके बाद ही सरकार को ये बताया जाता है और उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। कई बार इन खोजों में बहुत अधिक समय लग सकता है, तो जब तक नए दलाई लामा की खोज और उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती, तब तक कोई स्थायी विद्वान दलाई लामा का कार्य संभालता है। अगर हम बौद्ध धर्म को दलाई लामा के कल्चर को भी अगर अलग रख दें, तो बौद्ध धर्म के अलावा भी कई आध्यात्मिक गुरु ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया है, जिनमें मुख्य रूप से आज के सद्गुरु जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ओशो रजनीश, स्वामी परमहंस योगानंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आज के समय की बेस्ट सेलर है, और श्री मुमताज अली खान यानी मिस्टर एम या श्री एम, जिन्हें वर्ष 2020 के पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और श्री ओम स्वामी, बिग बॉस वाले नहीं, ये ओरिजिनल वाले हैं। तो ऐसे बहुत से गुरु मिल जाएंगे हमें जिनकी ऑटोबायोग्राफी में उनके पुनर्जन्म को लेकर विस्तार से बताया गया है। या वेस्ट की बात करें तो हम जॉर्ज गुरजेफ की भी किताब का रेफरेंस ले सकते हैं, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अगर हम तिब्बती आध्यात्म की बात करें तो एक टर्म होता है टुल्कू, जिसे बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। टुल्कू का मतलब होता है ऐसे लीडर, शिक्षक या गुरु जिनका पुनर्जन्म हुआ हो। जैसे श्री दलाई लामा का जो पुनर्जन्म है उसे भी टुल्कू ही कहा जाता है। वर्तमान के दलाई लामा यानी श्री तेंजिन ग्यात्सो जी, इनकी खोज की कहानी भी बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही दिलचस्प है। श्री दलाई लामा 4.5 साल के थे जब उनकी खोज हुई। तो चलिए जानते हैं कैसे वर्तमान के दलाई लामा की खोज शुरू हुई। बात 17 दिसंबर सन 1933 की है, जब 13वें दलाई लामा श्री थुप्टेन ग्यात्सो जी ने अंतिम सांसें ली। उनके जाने के तुरंत बाद तलाश शुरू हुई। दलाई लामा जी के सबसे करीबी शिष्यों ने उनके पुनर्जन्म का संकेत देने वाले सभी संकेतों को पहचान करने की तैयारी की। 13वें दलाई लामा के मामले में उनके जाने के बाद उनका शरीर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका सिर पूर्व की ओर झुक गया था और एक असाधारण सा फंगस जो उनके शरीर से लगे हुए मंदिर के उत्तर पूर्वी हिस्से में दिखाई दिया। इसका अर्थ ये निकाला गया कि दलाई लामा का जन्म तिब्बत के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं हुआ होगा। शिष्यों ने उनकी पवित्र नदी लामोई लात्सो की भी जांच की, जहां से दलाई लामा के खोज के लिए संकेत मिलते हैं और जिसे पारंपरिक रूप से दलाई लामा के पुनर्जन्म स्थान के दर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तिब्बत के उत्तर पूर्व में स्थित दोखम जिला इन सभी संकेतों से मेल खाता था। ताकशेर नामक स्थान में लामोथोंडुप नाम का 2 वर्षीय बालक उनकी मृत्यु के समय के आधार पर 13वें दलाई लामा के जन्म के लिए सही उम्र था। जब खोज दल, जिनमें 13वें दलाई लामा के निकटतम मठवासी परिचारक शामिल थे, उनके घर पहुंचे तो तुरंत ये संकेत मिले कि ये वही बालक है जिनकी वे तलाश कर रहे हैं। दलाई लामा जी अपने संस्मरण में बताते हैं कि उन्होंने खोज दल में आए हुए एक भिक्षु की पहचान कर ली थी, जिनका नाम शेरा लामा था। भले ही वे
भेष बदलकर नौकर के रूप में आए हुए थे। पहले बताओ मैं कौन हूँ? दलाई लामा। क्योंकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हेराफेरी रोकने खोज दल ने ग्रामीणों को ये नहीं दिखाया कि वे किस काम से आए हुए थे और वे कौन थे। एक छोटे बच्चे के रूप में दलाई लामा जी को याद है कि कैसे भिक्षु द्वारा पहने हुए रोजरी बीड्स की माला को उन्होंने मांगा था। ये मेरा है। ठीक है। जो कि 13वें दलाई लामा का था। इसके बाद बच्चे का परीक्षण करने फिर से खोजी दल 13वें दलाई लामा की कुछ और वस्तुओं के साथ वहां फिर से आए। वह छोटा सा बालक 13वें दलाई लामा की चलने की छड़ी से लेकर उनकी घंटी, उनके बर्तन सहित सभी वस्तुओं को सही ढंग से पहचानने में सक्षम थे। और इस तरह से लगभग 4.5 साल की उम्र में उनकी पहचान दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में हुई और उन्हें बौद्ध शिक्षा के लिए ल्हासा ले आया गया। दलाई लामा और अन्य लामाओं के चयन की प्रक्रिया अब सिर्फ धार्मिक न रहकर पूरी तरह से पॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुकी है जब से चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। चाइना की माने तो दुनिया का हर वो देश जो पॉलिटिकली सक्षम नहीं है वो उसका पार्ट है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तिब्बत को भी अपना मानती है, नेपाल को भी शायद अपना मानने लगे कुछ टाइम के बाद, और आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे ताइवान कहा जाता है उसे भी अपना हिस्सा मानती है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन पर वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है। क्योंकि तिब्बती लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और शांतिप्रिय होते हैं, इसलिए चाइना का तिब्बत पर कंट्रोल करना और तिब्बतियों को दबाना काफ़ी आसान था। श्री दलाई लामा की बढ़ती उम्र के साथ अब उनके उत्तराधिकारी की भी बात काफ़ी होने लगी है और आज ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक ना होकर राजनीतिक भी है। दलाई लामा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि तिब्बतियों को कंट्रोल करने के लिए चाइना हर तरह से इसमें हेरफेर करना चाहता है और इसे मैनिपुलेट करना चाहता है और अपने उम्मीदवार को दलाई लामा बनाना चाहता है। इनफैक्ट वर्ष 2011 से चाइना के विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा भी कर रखी है कि अगले दलाई लामा की बीजिंग के सरकार द्वारा नियुक्ति की जा सकती है और अन्य किसी उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने इंटरनेशनली प्रोक्लेम किया हुआ है। चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने की चीन की धमकी को तिब्बत के लोगों पर नियंत्रण करने का एक तरीका माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा चीन ने पहले भी किया हुआ है। जैसे पंचेन लामा, जो कि तिब्बती धर्म में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टुल्कू वंश होता है, उनके उत्तराधिकारी के लिए श्री दलाई लामा के चयन को 1995 में गायब कर दिया गया, जब वे केवल 6 वर्ष के थे, और अपना पंचेम नियुक्त कर दिया। और इसी कड़ी में अब वो दलाई लामा को नियुक्त करना चाहते हैं। पर चीन की चालबाजी को देखते हुए श्री दलाई लामा ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे कि चीन द्वारा नियुक्त किए हुए 15वें दलाई लामा की वैधता मुश्किल में आ जाए। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि अब संस्था को दलाई लामा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके पुनर्जन्म की बहुत कम संभावना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर तिब्बती बौद्ध धर्म के इस पहलू को संरक्षित करना चाहते हो तो दलाई लामा वंश को जारी रखा जा सकता है। और एक और विकल्प प्रस्तावित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जाने से पहले तिब्बती उनके पुनर्जन्म को नियुक्त करें। इस केस में वे अपने आध्यात्मिक बोध को नए दलाई लामा को स्थानांतरित कर देंगे। फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो तिब्बत के बाहर अगर दुनिया छोड़ते हैं तो उनका पुनर्जन्म चीन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ज़्यादातर चांस इस बात के हैं कि उनका जन्म भारत में ही हो। और अंत में उन्होंने एक महिला के रूप में पुनर्जन्म होने का भी उल्लेख किया। फ्रेंड्स, इतने स्पष्ट बयानों के बाद तो चीन की जो धोखाधड़ी है अगले दलाई लामा के सक्सेसर को लेके, उसकी वैधता तो बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आ रही है। श्री दलाई लामा को ये विश्वास है कि कोई भी चीनी सरकार की पसंद पर भरोसा नहीं करेगा। इनफैक्ट 2019 में अमेरिकी सेनेटर कॉरी गार्डनर ने सेनेट फॉरेन रिलेशन एशिया सब कमेटी में ये कहा कि कांग्रेस चीनी सरकार द्वारा चुने हुए किसी भी दलाई लामा को कोई मान्यता नहीं देगी। फ्रेंड्स, वर्तमान के जो दलाई लामा है यानी टेंजिंग ग्यात्सो जी सबसे ज्यादा समय तक पद पर बने रहने वाले दलाई लामा हैं। और 90वें दलाई लामा लुंगटोक ग्यात्सो जी जो 1805 से 1815 तक 9 वर्ष के लिए दलाई लामा थे, अब तक के सबसे कम समय के लिए पद पर रहने वाले दलाई लामा हैं।
फ्रेंड्स, आज की एक्टिविटी यहाँ की फर्स्ट हाफ की ओवर हो चुकी है और इवनिंग पे कुछ स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस है। सो कोशिश करते हैं कि इवनिंग पे भी आएंगे। यहाँ के बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस देखे हम लोगों ने। यहाँ पे 7 कैंप से इन्होंने बताया और 7 कैंप से अलग अलग टीम जो आती है, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। और झूमना को अगर एक्सप्रेस करना हो तो आप इनके डांस को देख लीजिए, हमारे इस डांस वाले एपिसोड को देख लीजिए। झूमना एग्जैक्टली किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनकी जो भावनाएं थी, वो बहुत ऐसे समझ में आ रही थी। इनफैक्ट इनका जो स्किट हुआ, जो प्ले हुआ, लैंग्वेज से हम बिल्कुल भी अनफैमिलियर है, लेकिन फिर भी चीज़ें नज़र आ रही थी और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। पीछे बहुत सारी ऑडियंस एंजॉय कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी इसको, बहुत हंस रहे थे, तो हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और फिर से ज्वाइन करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, आफ्टर अटेंडिंग दी मौसम कल्चरल इवेंट, हम लोग अभी लंच के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लंच का अरेंजमेंट किया गया है और एंजॉय करते हैं यहाँ पे लंच। सबसे पहले यूथ की फेवरेट मोमोज और उसके बाद नूडल्स, देन प्लेन राइस और उसके बाद ये पूड़ी जैसा कुछ नज़र आ रहा है। देन है दाल फ्राई जिसमें तड़का थोड़ा सा अलग लग रहा है। बहुत सारा हो गया, थाली भर गई मेरी तो पूरी, आइटम खत्म नहीं हो रहा। ये क्या चीज़ है? ओके, नूडल्स और मशरूम का प्रिपरेशन है। देन है पनीर चिल्ली जैसी प्रिपरेशन लग रही है, बट ये एक्चुअली आलू चिल्ली है। भिंडी और है भिंडी की सब्जी, ये मिर्ची, चटनी फ्राई करी हुई क्या? देन ग्रीन चिली और ओनियन को फ्राई करके ग्रेट रखा हुआ है, इसे यहाँ पे चटनी कहते हैं। फ्रेंड्स, मेन्यू तो बहुत ही अल्टीमेट है और उसको देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आ रही है, रहा नहीं जा रहा और एकदम टूट पड़ने का मन हो रहा है। पर इसको अगर हमने कवर नहीं किया तो एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ रह जाएगी। थैंक यू। ये क्या पूड़ी है? ओके। और ये मशरूम टाइप की सब्जी की कोई प्रिपरेशन है, नूडल्स एंड मशरूम की। फ्रेंड्स, भिंडी बहुत अल्टीमेट बनी हुई है, मज़ेदार है और फ्लेवर एकदम डिफरेंट। ये नूडल्स है। नूडल्स में बिल्कुल भी मसाला स्पाइस वगैरह नहीं डला हुआ है ज़्यादा, बहुत ही सोबर सा टेस्ट है। आलू चिल्ली भी बहुत अल्टीमेट बनी हुई है, बहुत मस्त है, मस्त प्रिपरेशन है, एकदम घर जैसा टेस्ट है इसका। मोमोज के अंदर ये धनिया है और ओनियन टाइप का कुछ लग रहा है, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो पनीर और चीज़ टाइप की कुछ लग रही है। खड़ी मिर्ची को फ्राई करके ये चटनी बनाई हुई है, तीखी है लेकिन बहुत टेस्टी है। ये है नूडल्स और मशरूम। फ्रेंड्स, ओवरऑल ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है। सारी चीज़ें माइंड लेवल पे बनी हुई है और अलग से अगर स्पाइस चाहिए तो ये मिर्ची की चटनी है। ऑल टुगेदर इट्स लाइक जस्ट अमेजिंग। मैन पार्ट का प्लान बना तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मुझे यहाँ पे तिब्बती खाना मिल पाएगा। यहाँ पे इतना डिलीशियस फूड मिल पाएगा या लोकल मुझे यहाँ की तिब्बती और ये एकदम आइसिंग ऑन द केक। इवेंट को बहुत शानदार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये पता है कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको टेस्ट डेवलप करना होता है।
और मैं शायद लड़की पहली बार में शायद मुझे मजा आ रहा है कि गलत था तो शायद पहली बार में मजा आ रहा है। फिनिश्ड और डिलीशियस फूड, और हम थैंक यू करना चाहते हैं सारी कम्युनिटी का। हम बिन बुलाए मेहमान थे यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, हमने अपना लंच फिनिश कर लिया है और बहुत ही डिलीशियस था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अल्टीमेट था। मैं अंदर में बैठा हुआ था, बट स्पेशली कई लोगों ने हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं किसी नए प्लेस पे आया हूँ, किसी नए लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। थोड़ी सी हेजिटेशन जरूर हो रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सारी खत्म हो रही है, और वो उसका रीज़न सिर्फ ये कम्युनिटी ऐसी है जो आपको इतना फ्रेंडली कर देती है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी नए लोगों के बीच में हैं। आपको ऐसा लगता है आप अपने ही किसी कम्युनिटी में हैं और उसके साथ अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और लोकल खाना यहाँ का लोकल जो क्यूजिन है, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता। मोमोज और चाउमीन, ये दोनों चीज़ें पता है, और पनीर चिल्ली जो कि काफ़ी कॉमन है। बाकी इसके अलावा भी बाकी जो चीज़ें हैं, पूड़ी जो है वो शायद मैदे की है ना दीदी, पूड़ी मैदे की है, और सब्जियों का भी फ्लेवर काफ़ी अलग है। मतलब भिंडी बहुत लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन यहाँ का भिंडी आप खाओगे तो आपकी और ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी। उसमें जो एक ये अलग टाइप का तड़का लगा हुआ है, और साथ में जो प्यार है वो आपको और ज़्यादा डिलाइट कर देगा। तो अभी और बहुत कुछ बचा है इवेंट में कवर करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स, और हमें बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, द एपिक चैनल की बहुत ही अच्छी सीरीज़ आती है द ग्रेट एस्केप के नाम से, जिसमें उन्होंने हीज़ होलीनेस दलाई लामा के एस्केप टू इंडिया के नाम से 2 पार्ट की सीरीज़ बनाई हुई है। उसके कुछ रेफरेंसेस उसके कुछ फुटेजेस हमने इस वीडियो में यूज़ किए हुए हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही ऑथेंटिक सीरीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं, तो सारी चीज़ें उनमें वर्ड टू वर्ड मैच खाती हुई मिली मुझे। और हमने कोशिश करी है कि उससे भी ज़्यादा आगे जाकर हम और प्रॉपर डिटेल आपको जो प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश करी है। इसके अलावा इंटरनेट से और अदर सोर्सेज से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी है। सो सबका नाम मेंशन कर पाना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं फील हो रहा है मुझे। But I would like to thank each and every person who has given the authentic information about Sri Dalai Lama, Tibetans and Tibet's culture, and also those who have supported us.
फ्रेंड्स यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत ही मज़ेदार है। और इस ऑसमनेस, इस यूनिकनेस को एंजॉय करते हुए हम अपना तीसरा एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा फोर्थ एंड लास्ट एपिसोड आप देखेंगे बहुत ही जल्द, जिसमें हम यहाँ की जो क्लासिकल लामो है, जो टिबेटन ओपेरा है, उसे कवर करने वाले हैं और साथ में बहुत कुछ अल्टीमेट जानकारियाँ हम लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही जानेंगे यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बातें, उनके मैसेज, और साथ ही यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी क्या डिमांड्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उन्हें कैसा फील होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ हम अपना तीसरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है, आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स ताशी द लैक।